हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पुलिस री एग्जाम को देखते हुए एक सिलेक्शन की सीरीज शुरू की है, तो जिसकी हम लोगों ने कल पहली क्लास ली थी। आज उसी से संबंधित हम लोग की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें कुछ चुनिंदा प्रश्न है, कुछ प्रश्न आसान से होंगे, कुछ प्रश्न कठिन से होंगे, थोड़ा सा आपको देखने में लगेगा। तो आज हम लोग की उसी से संबंधित अगली क्लास होने वाली है। यदि आपका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है मैथ में, तो आप थोड़ी सी कोशिश करिए, घर पे मेहनत करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें, ताकि पेपर के लिए आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो उसी से संबंधित आज हम लोग की दूसरी क्लास है। चलिए देखते हैं दूसरी क्लास का आज का ये पहला प्रश्न दिया है 1750 के 20% के 10% का मान क्या होगा। पहली बात तो ये जो प्रश्न है आपका प्रतिशत से संबंधित है। प्रतिशत से संबंधित आपको सिर्फ मान चाहिए, किसका चाहिए भाई। देखिए कहा क्या है, 1750 के 20% यानी इसके 20% का 10%, इसका भी 10% चाहिए। ये तो कहा ना आपसे, कह रहा 1750 के 20% के 10% का मान। 1750 का जो 20% होगा उसका मान नहीं, उसके भी 10% का मान चाहिए। तो हम जब इसको सरल करेंगे, देखिए इसको जब सरल करने चलेंगे तो आपका जो आंसर होने वाला है 2 पंचे 10, 5 से काट देते हैं, 5 से 3 15, 2 बचा 5 25, आपका आंसर 35, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये प्रश्न लग रहा होगा कि बहुत आसान से प्रश्न है ना, लेकिन आसान भी प्रश्न होंगे, कुछ कठिन भी प्रश्न होंगे। जो इस बच्चे का बेसिक बहुत ही कमजोर है वो इस चैनल पे जुड़े रहे और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसी कड़ी में देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है 2.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक। अब पहले समझिए उभयनिष्ठ भाजक। उभयनिष्ठ भाजक और आगे दे रखा है महत्तम समापवर्तक। ये महत्तम समापवर्तक क्या होता है भाई? महत्तम समापवर्तक हम लोग बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक को हम लोग बोलते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है 2.16, फिर दिया 2.44, फिर दिया है 3.36। इनका पूछा है आपसे मासा। देखिए जब कभी दशमलव में मासा दिया निकालना रहे, भाई आपको मासा निकालना पता होना चाहिए, लेकिन मासा तो है ही, लेकिन किसमें दिया? दशमलव में। जब कभी दशमलव मासा दिया हो तो सबसे पहले एक काम क्या करिए, दशमलव का जो स्थान है वो बराबर कर लिया करिए। अगर बराबर पहले से है तो बढ़िया है, अगर बराबर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको पहले उसको बराबर करना है। तो देखिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इसमें देखिए दशमलव का स्थान तो बराबर है, तो दशमलव का स्थान बराबर तो हम क्या करेंगे, दशमलव सभी में 2 अंक पे, तो हम बटे में इसमें 100 कर देंगे, इसमें दशमलव हटा के बटे में 100 कर देंगे, इसमें दशमलव हटा के बटे में 100 कर देंगे। तो आपका अब ये बन गया 216, 244, 336। क्या क्लियर है ना? अब आपको चाहिए मासा। अब ये हो गया एक फ्रैक्शन, अब आपकी ये भिन्न बन के तैयार हो गया। तो जब कभी भिन्न के रूप में मासा निकालना हो, भिन्न के रूप में मासा निकालना हो, आपको करना क्या है, अंश का मासा निकाल लेना है, अंश का मासा निकाल लेना है और हर का लासा निकाल लेना है, यानी एलसीएम निकाल लेना है। क्लियर है ना? अंश का मासा निकाल लेना है। तो मासा कहते किसे, पहले समझिए। मासा एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे। भाई विभाजित करने का मतलब इन सबको काटने वाली चाहिए, तो इन सबको काटने वाली चाहिए, तो इन सब का मासा निकाल लेंगे। चलिए इन सब का हम मासा निकाल लेते हैं। भाई मासा निकालने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका दिया है आपको ऑप्शन। ऑप्शन में दिया 0.03, 0.05, 0.02, 0.04। अब इसमें क्या करना, देखिए बटे में 100 है
तो बटे में 100 100 100 का लासा तो 100 ही होने वाला है। इसका मतलब जो भी मान आएगा उसमें 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव फिर से लग जाएगा। तो 2 अंक पे दशमलव लगने का मतलब है, अब इसमें देखिए 2 अंक पे दशमलव यदि हटा दिया जाती है, 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को बराबर बराबर सॉरी इन तीनों को काट देगी पूरी तरीके से। तो भाई 3 से देखो काटने चलेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 का भाजता कितना 6 2 8 9, ये 3 से कटेगा, ये 4 4 8 2, ये 3 से कटवे नहीं करेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको चेक करेंगे, 3 से तो कटा नहीं, 5 से काटने के लिए इकाई क्या होनी चाहिए, इकाई 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, इकाई 0 5 होनी चाहिए, इसमें एक भी नहीं तो 5 हो ही नहीं सकता। 2 से काटने के लिए सम संख्या होनी चाहिए, 2 से काटने के लिए सम संख्या होनी चाहिए जो कि है, तो 2 से काटने से एक और से बड़ी संख्या है 4, ये 2 हो सकता है, लेकिन क्या ये 4 से कट सकता है, तो 4 से देखिए काटने के लिए इकाई दहाई लेते हैं, 4 से काटेंगे 16 कट गया, 44 कट गया, 36 यानी कट जा रहा है, यानी इन सब का हम मासा निकालेंगे तो आएगा 4, और 4 में 100 से भाग करेंगे तो 0.04, आपका आंसर हो गया 0.04। क्लियर है ना। कुछ चीजें जो होती है हमको ऑप्शन से लगानी पड़ती है जिससे हमारा टाइम बच सके। अब इनका मासा निकालने के लिए निकाल तो लें बगल में, लेकिन ये कोशिश ये करिए कि आपको कम से कम टाइम में आपको उत्तर देना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि बटे में 100 तो रहने वाला है, अब अंश में जो रहेगा उसी में 0 लगाना था, जो बड़ी से बड़ी मिल जाए वही आपका आंसर हो गया। तो जैसे बड़ा से बड़ा क्या मिल गया, 4 मिल गया, और 4 में 100 से भाग करेंगे 0.004, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न दिया है, चलिए देखिए इसमें दिया है भाई, किसी एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है 5:7। यदि स्कूल में 2400 छात्र हैं तो लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। तो लड़कियों की संख्या बतानी, पहले समझिए, बॉय, देखिए दिया क्या रेशियो भैया, लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:7, यानी बॉय एंड गर्ल्स का जो रेशियो दिया है 5:7। अनुपात का पहले मतलब समझिए, अनुपात का मतलब ये हो गया, यदि 5 लड़के हैं तो 7 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं तो 7 लड़कियां हैं, इसका मतलब टोटल क्या मान है, टोटल 12, 12 में 5 लड़के हैं तो 12 में 7 लड़कियां हैं। और कह रहा है यदि स्कूल में 2400 छात्र हैं तो लड़कियों की संख्या बताइए। अच्छा बताओ भैया, 12 अगर रहेंगे, 12 लोग रहेंगे तो 12 में लड़कियां कितनी हैं, 7, इसका मतलब 12 में 7 लड़कियां हैं, तो जिसमें पूछा है उसमें आप गुणा कर दीजिए, तो 2400 में क्या हो गया, गुणा करेंगे 12 दूनी 24, आपका आंसर हो गया 1400। कितनी लड़कियां हैं, तो 1400, ऑप्शन नंबर आपका सी, कुल लड़कियां हैं 1400। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चलिए देखते, दिया है 45 सेंटीमीटर लंबाई और 32 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले समझिए आयत क्या होता है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं मतलब लंबाई लंबाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई बराबर, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण का होता है। अब इसमें कह रहा कि 45 सेंटीमीटर लंबाई और 32 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, इसकी लंबाई यानी इसकी लंबाई जो दे रखा है वो 45 सेंटीमीटर दिया है और इसकी चौड़ाई दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो पूछा है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल गुणे बी होता है। तो लंबाई दिया है 45 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, 45 दूनी 90 होता है और 9 का 16 में गुणा करिए तो 1440 हो गया, 1440 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चलिए अगला प्रश्न दिया है 40 पुरुष 40 पुरुष एक इमारत को 100 दिन में बना सकते हैं, इस कार्य को करने में 80 पुरुषों को कितना समय लगेगा।
भाई देखो ये सवाल तो यदि आप चाहें तो बिना पेन चलाए भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? यदि ये सवाल चाहे तो बिना पेन के भी आप लगा सकते हैं। कैसे? देखिए भाई, पहले दिया कितने आदमी? पहले दिया था 40 पुरुष। कितने दिन में? 100 दिन में। अगर 40 पुरुष 100 दिन में काम कर सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए यदि आदमी की संख्या बढ़ेगी तो दिन कम हो जाएगा, घटेगी तो दिन ज्यादा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है देखो, 40 पुरुष था, 100 दिन ले रहे थे, अब आदमी कितने हो गए? 80, जस्ट डबल। आदमी कितने हो गए भैया? जस्ट डबल। तो दिन क्या हो जाएगा? आधा। आधा यानी 100 दिन लग रहा तो कितना लगना चाहिए? अब ये 50 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये तो हो गई, ठीक है। बाकी इसको लगाने के लिए एक दूसरा फार्मूला करके बेस बना लेते हैं। इसका फार्मूला होता है M1D1H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। इसमें जितने का काम रहे उतना ही आप बढ़ा दीजिए। इसमें और भी चीजें होती, V1 गति की बात करता है तो V1 भी होता है, रुपया कमाने के बाद होता है, रुपया भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, फार्मूले बढ़ा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना जो काम होगा वो हमेशा नीचे रखा जाएगा। वैसे इसमें दिया 40 पुरुष 100 दिन में, यानी पहले मैन पावर दिया था 40 पुरुष और कितना दिन ले रहे थे? 100 दिन ले रहे थे। अब कह रहा 80 पुरुषों को वही काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? D2। हम इसको सरल करेंगे तो आएगा 50 दिन। आपका आंसर हो जाएगा 50 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। दिया है एक शॉपिंग मॉल, यदि किसी शॉपिंग मॉल में एक खरीदे एक मुफ्त पाए का ऑफर चल रहा है, इस प्रकार किसी ग्राहक को छूट मिल रही है। भाई आप दिया जाते हैं ना शॉपिंग मॉल में, देखिए दिया नहीं रहता बाई वन गेट वन फ्री, क्या दिया रहता? लिखा रहता है ऐसे, बाई वन गेट वन फ्री लिखा रहता है। बाई वन गेट वन फ्री का मतलब हो गया एक खरीदे और एक फ्री पाइए। तो इसका मतलब यदि आपने एक खरीदा है और एक आपको फ्री में मिला है तो आप घर पे कितना लाए? बस ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान दीजिए, जब कभी वस्तु में आप खरीदिए वस्तु में आपको छूट मिले तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि आप घर पे कितना लाए, बस यही आपको ध्यान देना है। भाई आपने खरीदा कितना? एक खरीदा और एक आपने मुफ्त पाया तो आप घर पे कितना लेके आओगे? घर पे लेके आओगे 2, और घर पे लेके आओगे, घर पे क्या बताओगे? उस 2 में से हमारा एक तो फ्री वाला है, अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणे में क्या कहोगे? 100। यही हो गया प्रतिशत डिस्काउंट, यही हो गया प्रतिशत डिस्काउंट। हम घर पे कितना लाएंगे वो हमेशा नीचे रखा जाएगा और घर पे आके हम बताएंगे क्या कि 2 ठोर मेरा एक तो फ्री है तो प्रतिशत बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, आपका आंसर हो गया 50%। इस प्रकार आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो 50% की आपको छूट दी जा रही है। ठीक है भाई। ऐसे प्रश्नों में जब कभी आप सामान घर पे खरीद लेके आइए, जो भी सामान घर पे लेके आइए उसी पे हमेशा आपको छूट मिलेगी, बस वही हमेशा हर में रखा जाएगा, ये ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न दिया है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपका है, एक दर्जन चूड़ियां खरीदने पर नित्या को 3 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, इस प्रकार प्रत्येक चूड़ी पर छूट की दर क्या है? अब जरा ध्यान दो भैया, चूड़ियां खरीदी गई, कितना खरीदी गई? 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन में 12 चूड़ी। 1 दर्जन खरीदी यानी 12 चूड़ी खरीदी। कितना मुफ्त पाई? 3 चूड़ी मुफ्त पाई। तो घर पे कितना लेके आएगी? घर पे कितना लेके आएगी नित्या? नित्या घर पे ले आएगी 1 दर्जन खरीदी, 12 खरीदी, 3 मुफ्त, तो घर पे लाई कितना? 15। और क्या कहेगी? 15 में क्या कहेगी? 15 में फ्री कितना है? 15 में 3 चूड़ियां फ्री है और प्रतिशत के लिए लगाएंगे 100 तो पता चल गया ना हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 3 से काटे 5 बार में आपका डिस्काउंट है 20%। तो नित्या को जो छूट मिल रही कितना मिल रही? वो 20% उसको छूट मिल रही है। क्लियर है? बस ऐसे प्रश्न में जो भी आप घर पे लेके आइए वही आप हमेशा बटे में रखिएगा, बस। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न दिया है, एक वस्तु 400 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 300 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर ऐसे प्रश्न कहीं मिल जाए
400 रुपये में जैसे इसमें दिया है रुपए 400 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और वही सामान अगर 300 रुपये में वो बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है भैया, हानि हो रही। जब कभी ऐसा मिल जाए कि लाभ और हानि दोनों क्या है, बराबर है, जब कभी ऐसा मिल जाए जितने का लाभ हो रहा है, जितने का लाभ हो रहा है उतना ही उसको हानि होती है, यही ना, जितना लाभ हो रहा है भाई उतना ही लाभ होता है, जितना उसे 300 रुपये बेचने पर हानि होती है, जितना लाभ हो उतना ही यदि हानि हो रही तो इसका मतलब जो रेट है वो दोनों के बीच में है, दोनों के क्या है, एकदम बीच में। एकदम बीच का मतलब दोनों को जोड़ के आपको सिर्फ आधा कर देना है, तो 4 3 700 का आधा हो गया 350, उसका रेट कितना है, तो 350 रुपये उसका रेट रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया, एक आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण, अभी मैंने बताया आयत क्या होता है। आयताकार खेत का विकर्ण दिया है 17 मीटर तथा परिमाप दिया है 46 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल। अब समझिए पहले, अभी मैंने बताया आयत क्या होता है, ऐसी आकृति 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई लंबाई यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये होती लंबाई जिसको हम लोग L से निरूपित करते हैं, ये होती चौड़ाई जिसको हम लोग B से निरूपित करते हैं। अब इसमें कह रहा है इसका विकर्ण, भाई विकर्ण क्या होता है, आमने सामने के कोनों से मिला देने पर विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगी। देखिए आमने सामने मिला दीजिए, यही आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। ये हो गया विकर्ण। विकर्ण दिया है, तो विकर्ण दिया कितना दिया है, 17 मीटर। और क्या दिया भैया, चलिए विकर्ण दे रखा है, विकर्ण आपका दिया है 17 मीटर, और आपसे दे रखा आपका दिया परिमाप दिया है, परिमाप दे रखा कितना भैया, परिमाप उसने दिया है 46 मीटर। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब इसमें देखिए विकर्ण होता क्या, पहले समझ विकर्ण क्या होता। यदि इस विकर्ण का मान निकालना चाहेंगे तो देखिए आयत की परिभाषा ही मैंने बता दिया, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। यदि प्रत्येक कोण समकोण हो गया, इसका मतलब यदि इसमें लिया जाएगा तो इसको ध्यान देंगे तो कैसा बन रहा है, यदि इसको ध्यान देंगे तो ये बन रहा है आपका एक समकोण त्रिभुज। अगर इसको ध्यान देंगे ऐसे काट के अलग कर लिया जाए तो ये बन जाएगा L, ये हो गया B, और ये हो गया आपका विकर्ण, तो ये हो जाएगा विकर्ण। तो विकर्ण यानी बन गया ये, तो ये कहलाएगा इस समकोण त्रिभुज का कर्ण, और ये लंबाई, और ये इसकी आधार कहलाएगा। क्लियर है ना, ऊंचाई कह सकते हैं। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है कर्णी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका मान दे रखा है 17 के बराबर। तो यदि हम दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, ये हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग 289 हो गया। ठीक है ना, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान दे रखा है 289। अब चलते हैं परिमाप पे। भाई परिमाप का मतलब होता है परिमी से चारों तरफ माप में से माप लीजिए, चारों तरफ माप लीजिए, वही होता है परिमाप। तो देखिए जब इसमें परिमाप निकालेंगे तो हम चारों मिनट जब मापने चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा आपको लंबाई मिलेगी और क्या मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी, लेकिन सभी चीजें क्या मिलेगी, 2 बार मिलेगी। सभी चीजें क्या मिलेगी, भाई यहाँ से नापने चलेंगे, लंबाई मिली, फिर चौड़ाई मिली, फिर लंबाई मिली, फिर चौड़ाई मिली, तो यही तो हो गया परिमाप। इसका मतलब 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई मिल गई, यही होता है आपका परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 2L प्लस B बराबर 46 यानी 46, 2 से काट देंगे तो आपका मान हो गया 23, यानी L प्लस B का मान हो गया 23। क्या क्लियर है ना। अब आपसे भाई पूछा क्या है, तो कह क्या रहा है, खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो खेत का क्षेत्रफल के लिए आपको पता होगा यदि इसका वर्ग हम कर देंगे, L प्लस B का होल स्क्वायर कर दिया जाए, इसका वर्ग कर देते हैं भाई, इसका यदि वर्ग कर दिया जाए तो देखो क्या बनता है, इसका वर्ग कर दें, चलिए इसका वर्ग कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए वर्ग करने पर आपका जो मान निकलने वाला है, देखिए L प्लस बी का होल स्क्वायर यानी होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर किसके, 23 का वर्ग होता है 529। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए L प्लस बी का होल स्क्वायर का मान यहाँ पे दिया था पहले से 289 प्लस 2LB बराबर 529। अब इधर जाके घटेगा तो 2LB बराबर 529 में 289 जरा घटा दो, 9 में 9 गया 0, और उसके बाद यहाँ 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 240, 2 से हम काट देंगे, हो गया 120। LB का मान पूछा है, LB यानी 120। LB यानी क्या होता है, L गुणे B यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो उस खेत का क्षेत्रफल हो गया, यही तो खेत का क्षेत्रफल है 120 मीटर स्क्वायर, 120
मीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी संख्या के 80% का 3/5 भाग 450 है, किसी संख्या के 80% का 3/5 भाग 450 है, तो वह संख्या बताइए। भाई किसी संख्या है, कोई संख्या है, मुझे पता नहीं वो संख्या कौन सी है, मुझे पता नहीं, हम मान लेते हैं वो संख्या रही होगी ए, उसके 80% का 3/5 भाग 450 है, तो भाई 80% मतलब हो गया 80/100 और गुणे में 3/5 बराबर 450। जब सरल करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब इसको सरल किया जाए भाई, देखो 3 से काटे ये 15, 150 हो गया 0, अभी कटेगा 2 से कटेगा 2 दूनी 4 हो गया, 2 से काटेंगे 75 हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो ए का मान पूछा क्या, तो वह संख्या बताइए। 75 का 5 और 25 में गुणा करते हैं, 25 पंचे 125 और 25 सत्ते 175 और 75 12 87, 187 यानी 1875 बटे में हो जाएगा 2। हम इसको भाग करेंगे, 2 9 18, 2 3 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा 937.5 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी, वह संख्या आपकी है 937.5। चलिए ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया है एक द्रव में 20% अम्ल है और दूसरे द्रव में 30% अम्ल है। एक कुप्पी को एक कुप्पी को पहले द्रव के 7 भाग और दूसरे द्रव के 3 भाग से भरा जाता है। नए मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत बताइए। नए मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत आपको बताना है। पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए कहा एक कुप्पी को पहले द्रव के 7 भाग और दूसरे द्रव के 3 भाग से भरा जाता है, यानी इसमें 2 प्रकार के द्रव हैं। दो प्रकार के द्रव हैं। अब इसमें कह रहा पहले में कितना भाई 20% अम्ल है, दूसरे में कितना है 30% अम्ल है। तो चलिए देख लेते हैं। अब क्या रहा है, एक कुप्पी को पहले द्रव के 7 भाग और दूसरे द्रव के 3 भाग, यानी भाई 2 प्रकार के द्रव है। पहले द्रव के 7 भाग, इस 7 भाग को आप मान लीजिए 7 लीटर। पहले द्रव को क्या ले लेते हैं 7 लीटर और दूसरे द्रव को ले लेते हैं हम 3 लीटर। तो ये बताइए अगर पहले द्रव का हम 7 लीटर मात्रा ले लिए, तो 7 लीटर की मात्रा में पहले वाले द्रव में अम्ल कितना है 20% तो अम्ल है। इसका 20% यदि हम निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो आएगा 1.4 लीटर। इसमें एसिड कितना आ गया भैया 1.4 लीटर। दूसरे वाले की हम मात्रा कितना ले रहे हैं, दूसरे वाले द्रव का 3 भाग यानी 3 लीटर ले रहे हैं, तो 3 लीटर में कितना परसेंट, दूसरे वाले में कितना 30% है। 3 का 30% निकालेंगे तो आएगा 0.9 लीटर। दशमलव क्या आ गया 9। अब पूछा क्या, तो नए मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत बताइए। अच्छा बताइए, हमने पहले मिश्रण का लिया 7, दूसरे का लिया 3, टोटल हमारे पास जो मिश्रण हो गया, टोटल हमारे पास मिश्रण कितना हो गया भाई 7 और 3, 7 और 3 टोटल हमारे पास मिश्रण बन के तैयार हो गया 10 लीटर का। मिश्रण हमारे पास टोटल कितना बन गया 10 लीटर का मिश्रण बन गया। लेकिन पूछा क्या है अम्ल का प्रतिशत, तो अम्ल कितना हुआ 1.4 और 0.9, 14 और 9 23, यानी हो गया आपका 2.3 लीटर। किस में 10 में, प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, 100 से 100 खत्म हो गया, आपका आंसर हो गया 23%। यानी उस नए मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत कितना है, तो 23% आपका अम्ल है। चले देखिए इस भाग को पहले समझिए। जो ये भाग कह रहा है, भाग को आप लीटर मान लिया करिए। जब कभी ऐसा दे उस भाग को मान लीजिए हम 7 लीटर ले रहे हैं और ये 3 लीटर ले रहे हैं। क्लियर है ना? चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला दिया है, अगला प्रश्न है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं में ए और बी के लिए
a की घात b बराबर दिया है 125, तो b की घात a का मान क्या होगा। अब पहले इसको समझिए, दिया है a की घात b का मान 125, इसका मतलब 125 को ऐसे ऐसे तोड़िए कि आधार और घात संख्या में टूट जाए, 125 को तोड़िए ऐसे कि आधार और घात संख्या में टूट जाए। लेकिन अच्छा जरा बताइए, 125 को यदि हम तोड़ना चाहते हैं तो क्या इसको हम 5 गुणे 5 गुणे 5 तोड़ सकते हैं। इसको यदि हम तोड़ना चाहें तो ऐसे भी टूट सकता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं ना। तो वही तो इसको हमें करना है, तो a की घात b का मान हो जाएगा a 5 की घात 3, इसका मतलब a का मान है 5 और b का मान हो जाएगा 3। तो यदि a का मान है 5 और b का मान है 3, तो पूछा है आपसे b की पावर a का मान बताइए। b का मतलब 3 हो गया, a का मतलब 5 हो गया, तो 3 घात 5 का मतलब 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 तिहाई 243, 3 की घात 5 का मतलब होता है 243, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया है एक रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। 1275 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। भाई देखो, रेलगाड़ी चल रही है किसी चाल से, यानी 85 किलोमीटर घंटे की चाल से, और दूरी जाना है 1275 किलोमीटर। मैंने कल की क्लास में बताया था, चाल समय दूरी का एक फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, चाल दिया है, दूरी दिया है, तो हम ये निकाल लेते हैं समय क्या होगा, क्योंकि समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। तो दूरी देखिए, दूरी दिया कितना 1275 किलोमीटर, और आपकी चाल दे रखा है, उसकी चाल दिया है 85 किलोमीटर पर आवर, 85 किलोमीटर पर आवर। इसमें बस यही ध्यान देना है कि क्या मात्रक सेम है, क्योंकि दूरी का मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा है, तो साल का मात्रा किलोमीटर, सॉरी दूरी का मात्रा किलोमीटर है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होनी भी चाहिए, जो कि है पहले से, इसका कोई मतलब नहीं, किलोमीटर से खत्म हो गया, इसको काट देते हैं। 5 से काटे 17 बार में, 5 से काटे 2, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, अभी 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 8 25 होता है, 17 25 85, यानी 15 घंटे आपको समय लगेगा। समय लगने वाला है 15 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेला इसे 30 मिनट में तथा नल बी अकेला इसे 40 में भर सकता है। तो पूछा है नल सी अकेला इसे भरने में कितना समय लेगा। अब इसमें ध्यान देना भाई, नल है, कितने नल हैं, 3 नल हैं। 3 नल कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। लेकिन इसमें कह रहा है कि तीनों, देखिए इसमें खाली करने वाला तो कोई हल नल है नहीं, सभी नल भरने वाले हैं। तो काम करते हैं, दिया जो है वो लिख लेते हैं। तीनों नल मिलके समय लेते हैं 10 मिनट, यानी तीनों नल अगर मिल के भरते हैं तो वो भरते हैं 10 मिनट में। उसके बाद ए अकेला यदि भरता है तो समय लेता है 30 मिनट, बी अकेला यदि भरता है तो समय लेता है 40 मिनट। हम एक काम कर लेते हैं, आपसे पूछ रखा है सी का, तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों के हिसाब से, इन तीनों से कटने वाली ऐसी कोई संख्या मान लेंगे। मान लीजिए ऐसी कोई टंकी, ऐसी कोई मात्रा मान लेते हैं, तो जो इन तीनों से कट जाए, तो मान लीजिए इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 120। मान लीजिए वो टंकी कितने की है, 120 लीटर की, समझिएगा। अगर 120 लीटर की टंकी है, तीनों मिलकर इसे 10 मिनट भर सकते हैं, इसका मतलब इनको हर मिनट 10 से काटेंगे, हर मिनट 12 लीटर पानी भरना पड़ेगा। अब ये 120 लीटर की टंकी ए अगर 30 मिनट भरना है, इससे 30 मिनट भरना है, इसको हर मिनट 4 लीटर पानी भरना पड़ेगा। और 120 लीटर की टंकी बी अगर 40 मिनट भरेगा, तो यानी इसका मतलब ये हर मिनट 3 लीटर पानी भरेगा। क्लियर है ना। अब इसमें समझिए भाई, देखो तीनों मिलकर भर सकते हैं 12 लीटर, तीनों मिलकर भर सकते हैं 12 लीटर,
और ये मिलेगा, ये भरेगा 4 लीटर ए और बी भरेगा 3 लीटर। ये दोनों मिलके ले लिए 7 लीटर भर रहे हैं और तीनों मिला लिए तो 12 लीटर हो गया। भाई ए बी 7 लीटर तीनों मिला लिए, सी को मिला लिए 12, तो जो बच गया वो कौन है? सी का। इसका मतलब सी 5 लीटर भर रहा है। अगर सी 5 लीटर भर रहा है हर घंटे, तो 120 लीटर भरने में उसे कितना समय लगेगा? 5 से काट देंगे, 24 मिनट का समय लगेगा। 5 से काटेंगे तो 24 मिनट में सी भर देगा। तो सी अकेले कितना समय भरेगा? 24 मिनट। आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई। हम ऐसे प्रश्नों के लिए क्या काम करते हैं, सबसे पहले ऐसी कोई मात्रा मान लेते हैं। मान लीजिए मुझे इतना भरना है, इतने की हमारे पास टंकी है, इतने की टंकी, तो हम भरना शुरू करते हैं। भाई 10 मिनट में भरना है 120 लीटर, तो हर मिनट 12 लीटर भरेगा। ये 30 मिनट भरना है तो हर मिनट 4 लीटर भरेगा। 40 मिनट भरना है तो हर मिनट 3 लीटर भरेगा। ए और बी मिला के 7 लीटर भर रहे हैं, लेकिन इन तीनों को मिला लें तो 12 लीटर हो गया। तो भाई 7 से 5 ज्यादा है ना, तो जो 5 ज्यादा हो किसका वाला होगा? सी वाला होगा। मतलब सी भर रहा है 5 लीटर, 120 लीटर भरने में 24 मिनट को लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलो भाई, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। एक नल किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। यदि वैसे ही 2 नल और खोल दिए जाएं तो तीनों नल टैंक को कितने समय में भर देंगे? अब तो ये तो वही बात होगी, एक नल यानी एक आदमी 12 घंटे में काम कर सकता है। 2 नल और हो जाएं, 2 नल और हो जाएं यानी 2 आदमी और हो जाएं तो कितना समय लेगा? तो एक आदमी, भैया अभी मैंने बताया M1 D1 H1 अपान क्या W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। पहले कितने नल यानी एक नल थे, समय लग रहा था 12 घंटे। अब 2 नल और हो गए तो टोटल नल 3 हो गए। कितना समय लगने वाला है? हम सरल करेंगे तो आपका आंसर हो गया 4 घंटे। आपका जो आंसर हो गया 4 घंटे हो गया। क्या क्लियर है ना? चलिए देख लीजिए। तो आज की क्लास कैसी लगी? यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये उन सभी बच्चों के लिए फायदेमंद होगी जिनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि हमने जो क्लास ये शुरू की है वो बेसिक से ही है। बेसिक से लेके हम लोग आपको चलेंगे कठिन से प्रश्नों में, कठिन संबंधित प्रश्नों में भी। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।